हेलो जी एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल सीए आदित्य चौधरी क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक रिवाइज करेंगे जीएसटी में, ये टॉपिक है जीएसटी कंप्लायंस इनवॉइसेस। कि जीएसटी में इनवॉइस की क्या जरूरत है, जीएसटी में कौन कौन से इनवॉइस जनरली यूज किए जाते हैं, लाइक टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ऐसे केसेस यहाँ पे हम देखेंगे। जीएसटी इनवॉइस जब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग जो चैप्टर समझेंगे दो, वो रहने वाला है दो लेक्चर अपना, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और बाकी जीएसटी के टॉपिक में तभी आप अपना एक एक्सपर्टाइज ला सकते हो, कहीं ना कहीं एक नॉलेज ला सकते हो, जब आपको जीएसटी के इनवॉइसिंग की नॉलेज हो। तो आज हम लोग बहुत बेसिक सा टॉपिक है जीएसटी इनवॉइसिंग का ए टू जेड यहाँ पे समझेंगे कि जीएसटी इनवॉइस होता क्या है, क्या इसमें कोई टाइम लिमिट है इसको इशू करने का, अगर हम इनवॉइस ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर क्या क्या होने चाहिए, अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लाई को करते हो तो क्या, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो क्या। ठीक है, तो आप बस चैनल से बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखें। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है, टोटल 7 टाइप ऑफ इनवॉइसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस होता क्या है? तो एक रजिस्टर्ड पर्सन जब कोई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या तो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या तो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस आप कर रहे हो, तो आपको अपने रिसिपिएंट को, जिसको भी आप सप्लाई कर रहे हो, उसको एक इनवॉइस देना पड़ेगा, दैट इज जीएसटी इनवॉइस। ठीक है, तो आप जब टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो जीएसटी इनवॉइस इशू किया जाता है। अब अगर आप जीएसटी इनवॉइस करते हो इशू, तो जीएसटी इनवॉइस में कम से कम ये 10 चीजें, देर आर 10 पर्टिकुलर विच नीड टू बी मेंशन इन द जीएसटी इनवॉइस। ये 10 चीजें आपको अपने जीएसटी के इनवॉइस में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसी जीएसटी इनवॉइस के प्रूफ के ऊपर वो सामने वाला पार्टी रेसिपिएंट अपना जीएसटी का आईटीसी लेगा। मींस जीएसटी में इनवॉइसिंग का इंपॉर्टेंस आपको इससे भी पता चलता है कि सामने वाला पर्सन रेसिपिएंट तभी ले सकता है जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर उसके पास एक वैलिड जीएसटी का इनवॉइस हो। तो अगर आप जीएसटी इनवॉइस इशू करते हो तो उसमें इनवॉइस नंबर होना चाहिए और ये सीरियली नंबर होना चाहिए। कस्टमर का नाम, दैट मीन्स रेसिपिएंट का नाम होना चाहिए। बिलिंग और शिपिंग एड्रेस होना चाहिए, मीन्स रेसिपिएंट का एड्रेस होना चाहिए, और जिस एड्रेस पे सामान की शिपिंग की जा रही है उसका एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम भी चलेगा। टैक्स पेयर एंड कस्टमर का जीएसटी, टैक्स पेयर और मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का जीएसटी होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, कहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई के डिटेल्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। एचएसएन और सर्विस अकाउंटिंग कोड होना चाहिए, अगर गुड्स है तो एचएसएन कोड, सर्विस है तो एसएससी कोड। आइटम का डिटेल होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, कौन सा गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितना है, रेट क्या है जीएसटी का, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, क्या जीएसटी पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है तो भी आप इनवॉइस पे मेंशन करो, और फाइनली सप्लायर का सिग्नेचर होना चाहिए। फर्दर यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को 50,000 से ज्यादा का सामान सप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस सामने वाले पर्सन का नाम और एड्रेस उस पर मेंशन करना है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी और स्टेट नेम एंड स्टेट कोड आपको मेंशन करना है। ये 3 चीजें कम से कम होनी चाहिए, बिकॉज आप जीएसटी का डिटेल मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला पार्टी अनरजिस्टर्ड है। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को 50,000 से ज्यादा सप्लाई कर रहे हो तो कम से कम ये 3 पर्टिकुलर होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हो, ये 200 से ज्यादा का सप्लाई अगर हो रहा है तभी, 200 से कम के सप्लाई के लिए कोई जीएसटी के इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। फर्दर यहाँ पे देखो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो सप्लाई कर रहे हो एसईजेड यूनिट को, तो आपके अपने इनवॉइस पे आपको अपने इनवॉइस के टॉप में मेंशन करना है, दिस सप्लाई इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड यूनिट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हैं तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी पड़ती है, जिसे जीएसटी आरएफडी 11 बोला जाता है। अगर आपको जीएसटी आरएफडी 11 के बारे में डिटेल जानना है तो आप इस दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ये फाइल जहां से मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या इनवॉइस इशू करने का आप पूछोगे कोई टाइम लिमिट होता है क्या? तो बिल्कुल, इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट होता है, गुड्स के लिए अलग होता है और सर्विसेज के लिए अलग होता है। अगर नॉर्मल केस में मैं बोलूं तो देखो, जब भी आप गुड्स को फैक्ट्री गेट से बाहर निकाल रहे हो,
मतलब जब भी आप गुड्स का रिमूवल आपके गुड्स का हो रहा है तो उसके पहले पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। तो गुड्स के रिमूवल या तो गुड्स की डिलीवरी के पहले पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर आपका कॉन्टिन्यूअस सप्लाई का केस है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई का केस क्या होता है, जिसमें आप अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक 6 महीने 1 साल तक आप सर्विस या तो गुड्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो। सर्विस के केस में ये पीरियड कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। लेट से मैं गुड्स का अगर एग्जांपल लेता हूं तो आप एक कंस्ट्रक्शन साइट है, आपने वहां 1 साल तक के लिए ईट सप्लाई ब्रिक सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। तो बताओ ये आपका कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो गया। या तो सर्विस के केस में मैं एग्जांपल ले सकता हूँ इंटरनल ऑडिट का। आपने इंटरनल ऑडिट के लिए किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 1 साल का इंटरनल ऑडिट करने के लिए। इंटरनल ऑडिट एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होता है, तो ये सर्विस के केस में कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा आप किस दिन पे पेमेंट इशू करोगे, मतलब रेसिपिएंट कब कब पेमेंट इशू आपको करेगा। सॉरी, तो रेसिपिएंट जिस जिस डेट पे आपको पेमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस पेमेंट के पहले पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे चलो ऐसा मेरा कोई पेमेंट टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डिटरमाइन हुआ है, तो आपका एक जरूर टर्म्स डिटरमाइन हुआ होगा कि अकाउंट स्टेटमेंट आप कब कब, कोई तो ऐसा डेट होगा जिसमें आप उसको स्टेटमेंट दे रहे होगे, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, ठीक है। तो उस अकाउंट स्टेटमेंट इशू करने के पहले पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। मतलब कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट और बिफोर द डेट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर मैं सर्विस की बात करूं तो सप्लाई ऑफ सर्विस के 30 दिनों के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। लेकिन अगर आप बैंकिंग या एनबीएफसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 30 डेज 45 डेज रिप्लेस कर लेता है। मतलब विद इन 45 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आपको इनवॉइस इशू करना है। यहाँ पे एक और केस मेंशन नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का केस यहाँ पे कर रहे हैं। सेल ऑन अप्रूवल क्या होता है कि आप ऐसे किसी सामने वाली पार्टी को देते हैं कि तुम ये गुड्स ले लो, 2 महीने 3 महीने अपने पास रखो, तब तक अगर बिक जाता है तो मुझे बता देना, मैं यहाँ पे सेल रिकॉर्ड कर लूंगा, और अगर नहीं सेल हुआ तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना कि नहीं सेल हुआ, और वापिस मैं इसको अपने पास स्टॉक मंगवा लूंगा। तो बताओ ये सेल फाइनली कब माना जाता है, जब सामने वाला पर्सन आपको अप्रूवल दे देता है कि वो सेल हो गया, इसे बोला जाता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। जीएसटी में इसका बोला आप इनवॉइस कब इशू करोगे, जब वो सामने वाला पार्टी आपको अप्रूवल दे देता है सेल का, या तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा सॉरी आप 6 महीने वेट कर सकते हो। मतलब विद इन 6 मंथ आपका अप्रूवल आ जाना चाहिए। अगर 6 महीने तक भी अप्रूवल नहीं आता है तो उसके बाद आप इनवॉइस इशू कर दो, ये मानकर कि सेल हो गया। ठीक है, यहाँ तक ऑब्वियसली कोई पर्सन 6 महीने तक अप्रूवल नहीं दे रहा, दैट मीन्स वो केयरलेस है, ऑलरेडी सेल प्लेस हो चुका है। अब एक बात आती है आपको इनवॉइस का कितना कॉपी इशू करना है। तो अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स के केस में आपको 3 कॉपी। ओरिजिनल कॉपी ऑब्वियसली रेसिपिएंट के पास होगा जो क्रेडिट लेगा इस इनवॉइस के बेसिस पे। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास होगा जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी, तीसरा कॉपी आपके पास होगा। ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो ओरिजिनल कॉपी ऑब्वियसली जो क्रेडिट ले रहा है आईटीसी लेगा, रेसिपिएंट उसी के पास होगा, डुप्लीकेट कॉपी आपके पास। तो यहाँ पे अपना खत्म हुआ जीएसटी इनवॉइस कि एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को 50,000 से ज्यादा सप्लाई कर रहा हो तो क्या होगा, कितने कॉपी ऑफ इनवॉइस हमको इशू करने हैं, पर्टिकुलर ऑफ इनवॉइस क्या होता है, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे देखा। टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस क्या होता है। अब आता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई 2 लोग यूज करते हैं। अगर आप कंपोजिट डीलर है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, और अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो भी आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। बिल ऑफ सप्लाई उन केसेस में यूज किया जाता है जहां पे आप दूसरों को क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकते। और आपको पता है कंपोजिट, अगर मेरा लेक्चर आपने देखा है तो कंपोजिट वाला डीलर ना ही क्रेडिट ले सकता है और ना ही वो पास ऑन कर सकता है, और मतलब बायर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो बताओ जब बायर से वो जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं सकता और क्रेडिट पास ऑन कर ही नहीं सकता, तो उसका जीएसटी इनवॉइस नहीं होगा, उसको बोला जाता है बिल ऑफ सप्लाई। और बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी इनवॉइस के सभी पर्टिकुलर आएंगे एक्सेप्ट एक चीज, क्या, टैक्स अमाउंट उसमें मेंशन नहीं होगा। तो ये होता है सिमिलर टू जीएसटी इनवॉइस एक्सेप्ट फॉर दैट इट डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट। उस इनवॉइस में कहीं भी टैक्स अमाउंट नहीं लिखा होगा। बिल ऑफ सप्लाई 2 केसेस में यूज होता है, अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं या तो आप कंपोजिट डीलर है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, अगर आप
टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स दोनों सप्लाई कर रहे हैं, और दोनों एक ही पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, और दोनों का एक ही इनवॉइस इशू करना चाहते हैं, तो उसे बोला जाता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट समझने के लिए आप देखो दोनों के बिहाइंड रीजन क्या है, क्यों इशू किया जाता है। तो डेबिट नोट इशू किया जाता है जब अमाउंट पेएबल बाय बायर टू सेलर इंक्रीज हो जाता हो। मतलब बायर ने जब ओरिजिनली सामान खरीदा था, मान लो वो 100 रुपए का था, और किसी कारणवश किसी भी रीजन की वजह से वो 100 रुपए अब 110 हो गया, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उसको। तो अगर अमाउंट पेएबल बाय बायर टू सेलर इंक्रीज हो जाता है तो डेबिट नॉट यूज किया जाता है, और अगर अमाउंट पेएबल बाय बायर टू सेलर डिक्रीज हो जाता है तो उसे क्रेडिट नॉट यूज किया जाता है। डेबिट नोट कब कब हो सकता है, तो डेबिट नोट बताओ, अमाउंट पेएबल बाय बायर टू सेलर इंक्रीज होने का क्या कारण हो सकता है। ओरिजिनल इनवॉइस में आपने जो टैक्सेबल वैल्यू, जो वैल्यू दिखाई थी सप्लाई की, वो कम दिखा दिया गलती से, या तो टैक्स का वैल्यू जो दिखा दिया वो कम दिखा दिया। ठीक है, तो उसको रिवाइज करने के लिए आप डेबिट नोट यूज कर सकते हो। क्रेडिट नोट आपने ज्यादा दिखा दिया टैक्सेबल वैल्यू, या तो टैक्स का अमाउंट ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, या तो बायर किसी भी रीजन से रिफंड चाहता है कि मेरा जो भी आपने गुड सप्लाई किया वो क्वालिटी वाइज नहीं है, या तो जो आपने सर्विसेज सप्लाई किया वो डेफिशिएंट है। अब आता है जब आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जब जब भी यूज करें, उसके नेक्स्ट मंथ के जीएसटी रिटर्न में आपको इनकॉर्पोरेट करना है, और इसको नेक्स्ट मंथ में आप नहीं भी कर पाते हो तो लास्ट टू लास्ट आपका जो डेट है उसके पहले पहले करना पड़ेगा। लास्ट डेट है एनुअल रिटर्न, जिस भी जो भी पीरियड का डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है उसके एनुअल रिटर्न के पहले पहले आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बाद 3 तरीके के जीएसटी में वाउचर यूज होते हैं, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, जब आप अगर गुड्स या तो सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। आपको एक चीज, अगर मैं यहाँ पे एक नई चीज बताता हूँ, बताओ, शायद आपको, अगर आप प्रैक्टिशनर वगैरह है तो आपको ऑलरेडी ये चीजें बहुत अच्छे से पता होगी। अगर आप किसी पर्सन से एडवांस लेते हैं तो एडवांस दो केस में हो सकता है, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स लेते हैं तो आपको अभी जीएसटी नहीं पे करना, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको जब सप्लाई करोगे उस समय जीएसटी पे कर देना। मींस एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स में आप क्या करोगे, जब आप एडवांस लोगे तो आपको एक रिसिप्ट वाउचर देना है सामने वाले पर्सन को, जीएसटी आपको अभी पेमेंट नहीं करना। लेकिन अगर आप एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ले रहे हो तो आपको रिसिप्ट वाउचर देना है सामने वाले पर्सन को एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट कि उसने आपको पेमेंट दिया है, और आपको जीएसटी भी अभी के जीएसटीआर 1 में इनकॉर्पोरेट करके उस सेल को और पेमेंट करना है। तो एडवांस अगर आप ले रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए तो जीएसटी पेमेंट करना है अभी, और अगर एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो अभी सॉरी एडवांस ले रहे हो, आई एम सॉरी, एडवांस ले रहे हो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स तो जीएसटी अभी आपको पेमेंट नहीं करना, और एडवांस ले रहे हो फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस तो आपको अभी ही जीएसटी का पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद बताओ, रिसिप्ट वाउचर आपने देख लिया, जब भी आपको एडवांस मिलता है तो आप सामने वाले पर्सन को एज अ प्रूफ ऑफ एडवांस रिसिप्ट वाउचर देते हो। रिफंड वाउचर क्या होता है, अगर किसी भी रीजन की वजह से जो आपने एडवांस लिया वो सप्लाई नहीं हो पाया, दैट में भी सप्लाई ऑफ गुड्स और इट में भी सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर वो प्लेस नहीं हो पाया तो आपको जो पैसे रिफंड करने पड़ेंगे उसको, तो एज अ प्रूफ ऑफ रिफंड वहां पे यूज किया जाएगा रिफंड वाउचर। उसके बाद एक होता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर रिवर्स चार्ज के केस में अप्लाई होता है। अब रिवर्स चार्ज का डिटेल हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे कि रिवर्स चार्ज किन किन केसेस में अप्लाई होता है। रिवर्स चार्ज क्या होता है, अगर वैसे आपको पता है कि सप्लायर टैक्स ना पे करके रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाता है, दिस इज अ केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो एक रिवर्स चार्ज का मैं एग्जांपल लेता हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जीटीए। जीटीए की सर्विस जो होती है वो रिवर्स चार्ज में है। तो लेट से आपकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, आपने अपने सामान की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक जीटीए की सर्विस का यूज किया। अब आप हैं सर्विस रिसीवर और जीटीए है सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन ये रिवर्स चार्ज का केस है तो जीएसटी आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो मान लो ये सर्विस 2 लाख रुपए का और 5% का जीएसटी है, तो 2,10,000 रुपए हो गया। 10,000 तो आप गवर्नमेंट को जमा करवा दोगे और 2 लाख आपको जीएसटी को किसको देना है, जीटीए को देना है। तो 2 लाख रुपए जो आप जीटीए को दोगे ना, उस 2 लाख के लिए इशू किया जाएगा पेमेंट वाउचर। मतलब पेमेंट वाउचर सर्विस रिसीवर यूज करता है, या सॉरी रिसिपिएंट यूज करता है सप्लायर को, पेमेंट वाउचर रिसिपिएंट यूज करता है सप्लायर को अगर वो रिवर्स चार्ज का केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाउचर देख लिया।
चलो, तो अपना इनवॉइसिंग वाला टॉपिक आपने देख लिया है, सारे टॉपिक की जीएसटी इनवॉइस क्या है, बिल ऑफ सप्लाई क्या है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और 3 टाइप ऑफ वाउचर। यहाँ पे अपना इनवॉइसिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, पूरा A to Z हम जीएसटी इंक्लूडिंग, मैं आपको बताऊं जो नई रिटर्न आने वाली है वहां तक मैं लेकर आपको चलूंगा। नई रिटर्न में क्या इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, कैसे फाइल करना है इसको, नए रिटर्न के 100% चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपने बस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।